Hello everyone, myself is Vikas Jangir. Currently I am third year MBBS student at BRD Medical College गोरखपुर। नीट 2017 में मैंने नीट क्रैक किया था और मैं अभी थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में। नीट क्रैक करने के लिए सीरियस हैं तो जो हमारा कंपटीशन है वो सीधा 50,000 बच्चों के साथ है। और अगर मैं सारी सीटें इंक्लूड कर लूँ ना ऑल इंडिया कोटा की, आपके लिए है ना, सबके लिए नहीं, पूरी सीटें तो बहुत ज्यादा है, 50-60 हजार सीटें गवर्नमेंट की पूरी, लेकिन मैं अगर आपके लिए कंसिडर करूँ ना तो आपके लिए 15% तो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स आएंगी और 85% खुद के स्टेट कोटा की सीट आएंगी ना। तो अगर आपकी रैंक 15,000 से ज्यादा आती है ना, और अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपकी रैंक 15,000 से ज्यादा आती है तो फिर आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा ये गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना। सबसे बड़ी गलती, अगर हम पहले ही ऑप्शन पे जंप कर जाएंगे ना, तो सीधा ऑप्शन पे जंप करते हैं ना बिना क्वेश्चन ध्यान से पढ़े हुए, अगर हम सीधा ऑप्शन पे जज करते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही सिली मिस्टेक होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग ऑप्शन के अकॉर्डिंग ना क्वेश्चन फ्रेम करने लगता है। फिर हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होता है, हमने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया तो हमारी 50% प्रॉब्लम तो वहीं सोल्व हो जाती है। पहले नीट एग्जाम के पहले जो लास्ट 2 to 3 मंथ्स थे उनमें ये 10+R का हो गया था, मतलब कि मैं तीनों सब्जेक्ट को पढ़ता था, उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करता था। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। जैसे अगर हम थ्योरी पढ़ते हैं ना तो थ्योरी तो हमें बोर लगने लगती है थोड़े टाइम बाद, लेकिन अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो फिर हम आराम से 2 घंटे तक लगातार हम फिजिक्स के क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तो हमें सब्जेक्ट रोटेशन करना चाहिए, जैसे कि हम अगर बायो बायो पढ़ते जाते हैं ना तो हमें बोरियत हो जाती है ना, तो हम बायो के बाद हम जैसे 1 घंटा हमने बायो की थ्योरी पढ़ी तो उसके बाद फिर 1 घंटा हमने केमिस्ट्री की थ्योरी पढ़ ली, फिर 1 घंटा हमने फिजिक्स की थ्योरी पढ़ ली है ना, उसके बाद फिर हमने फिजिक्स के क्वेश्चन कर लिए। और फिर अगर हम फिर बोर होने लगे तो हमने जो क्वेश्चन पहले कर रखे हैं ना उन्हीं को हम देखने लग गए, ठीक है, ताकि जो क्वेश्चन पे स्टार मार्क्स है ना उनको हम सोल्व कर लेते हैं। तो यही हमें सब्जेक्ट रोटेशन करना चाहिए और बीच बीच में हमें रेस्ट लेना चाहिए, वो जरूरी है। हर 1 घंटे के बीच में कम से कम 15 मिनट का तो हमें रेस्ट लेना ही चाहिए। उसमें जो भी हमारी हॉबी है ना वो हमें फॉलो करनी चाहिए, जैसे कोई पेंटिंग बनाता है, कोई ड्राइंग करता है, और किसी को गेम खेलना अच्छा लगता है, जैसे मुझे गाने सुनना अच्छा लगता था। मैं सॉन्ग सुना करता था, तो मैं उस 15 मिनट में लेट के अपने सॉन्ग वॉन्ग सुना करता था, ये मेरा रहता था। तो अपनी हॉबी तो उसके बाद ना बोरियत खत्म हो जाती है। जैसे 1 घंटे के बाद हम रेस्ट लेंगे ना 15 मिनट का, तो उसमें अगर हम अपने मन पसंद का काम करते हैं ना तो उससे हमारी बोरियत खत्म हो जाती है। लेकिन ना खुद पे कंट्रोल करना जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि हमने स्टार्ट तो किया उसको 15 मिनट के लिए, फिर पता चल रहा है कि अगला 1 घंटा इसमें निकल गया। और हमारा दिमाग ना बहुत शातिर होता है, ये उन्हीं चीजों की तरफ ज्यादा भागता है जो हमें इमीडिएट वाला वो देती है, इमीडिएट प्लेजर जो देती है ना उसकी तरफ ज्यादा भागता है, इमीडिएट जो खुशियां देती है उनकी तरफ ज्यादा भागता है। तो हमें उसको कट ऑफ करना है और ये सोचना है कि हमें फोकस करना है हमारी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस पे, कि अगर मुझे पबजी खेलना है तो यार अभी मैं पबजी भी सही से नहीं खेल पाऊंगा, खेलने लगूंगा तो, क्योंकि मेरे मन में पढ़ाई की टेंशन रहेगी ना। तो पबजी क्यों ना मैं मेडिकल कॉलेज जाके खेलूं, वहां पर तो फेस्ट होते हैं, तो वहां भी पबजी के टूर्नामेंट होते ही हैं, हर चीज के टूर्नामेंट होते हैं वहां पे, तो कम से कम 10-15 दिन तो वहाँ फेस्ट ही चलते हैं, तो आप आराम से वहां पर पबजी खेल सकते हो, जो आपकी हॉबी है वो पूरी कर सकते हो। विल को अफेक्ट करने का तो ये है ना कि जैसे हम चीजों को लेते हैं ना वैसा हो जाती है। देखो अगर आपके 12th में अच्छे मार्क्स है ना तो उसको पॉजिटिव सेंस में लो कि यार कि मैंने 12th में अच्छा स्कोर किया है ना, तो मैं नीट में भी अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, है ना, उसको पॉजिटिव वे में लो। उसको ओवर कॉन्फिडेंट वे में ना लो कि यार मैंने 12th में 90% स्कोर किया है तो नीट तो मैं ऐसे ही क्रैक कर दूंगा, है ना, तो उसको इस सेंस में नहीं लेना है। और अगर आपके कम मार्क्स है ना तो आपको उससे बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना है। एग्जाम्पल्स देखने अपने, जैसे कि मैं जिस टाइम पढ़ता था ना तो मैंने दो बच्चों के एग्जाम्पल सुने थे, उनके 12th में अराउंड एक के 58 थे और एक के 68% थे ना, 58 और 68, ये तो काफी कम परसेंट होते हैं 12th में अगर देखा जाए तो बच्चों। तो परसेंट से वो नहीं होना है कि जो हमारा टाइम है ना अभी, ये जो हमारा क्रूशियल टाइम है, अगर हम उसमें अच्छा पढ़ेंगे ना तो परसेंट मैटर नहीं करते हैं। जैसे मैं अपने बारे में खुद बताता हूँ, मेरी खुद 75% थी 12th में, तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही था, लेकिन फिर भी मैंने मेहनत की तो फिर मेरा नीट में हो गया। और अगर मैं 12th की परसेंट पे रहता कि यार नहीं मेरे तो 12th की परसेंट ही या स्टेट में या जहाँ भी है वहाँ 50,000 बच्चों से कम है मेरी 12th की परसेंट ना, 50-1 लाख बच्चों से कम है, तो मैं तो ऐसे रेस से बाहर हूँ, तो ऐसा नहीं सोचना है हमें। अगर ज्यादा परसेंट है तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और अगर कम परसेंट है तो ये नहीं सोचना है कि मुझसे एग्जाम क्रैक नहीं होगा। एग्जाम क्रैक होगा अगर पढ़ोगे तो, इस पे फोकस करता है वो। 12th की परसेंट ज्यादा मैटर नहीं करती है, एक तो
जितना मेडिकल में तो इतना ही ना कि तुम्हारे 50% होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50% तो होनी चाहिए कम से कम, उसके बिना तो आप नीट दे ही नहीं पाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। हाँ वो अगर तो। आप क्राइटेरिया क्रॉस्ड हो ना, उसका परसेंट का फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से टॉपर देखे हैं ना, जो बोर्ड में तो टॉपर होते हैं लेकिन एग्जाम नहीं क्रैक कर पाते हैं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उसके अलावा मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जिनके जो स्कूल में अच्छे नहीं थे पढ़ने में, लेकिन उन्होंने बाद में फिर काफी अच्छे अच्छे एग्जाम क्रैक किए, किसी ने नीट क्रैक किया, उस टाइप से। तो देखो ये कंपटीशन एग्जामिनेशन है, इनमें जो ज्यादा पढ़ेगा ना उस ड्यूरेशन में, उसी का सिलेक्शन होगा, सिंपल सी बात ये है। और बोर्ड के मार्क्स तो हम कंसीडर कर ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है, किसी के इंटेलिजेंस के लिए, किसी चीज के लिए। बोर्ड को अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक पोस्ट भी देखी थी कि नहीं, आईएएस सर ने एक पोस्ट डाली थी, तो उनके केमिस्ट्री में कुछ 34 कुछ मार्क्स थे। ट्विटर पे देखा था मैंने वो पोस्ट, काफी कम मार्क्स थे 12th बोर्ड में अपने, लेकिन फिर भी उन्होंने आईएएस एग्जामिनेशन क्रैक किया था। तो ये डिपेंड हाँ करता है हमारी जो 1 या 2 साल की मेहनत है ना, उसी पे डिपेंड करता है। टिप्स यही है कि जो नीट 2020 वाले हैं वो भी अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, कंप्लीटली अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। इसके बारे में तो बिल्कुल ना सोचें अभी कि जो नीट एग्जाम है वो पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, उसके बारे में उनको बिल्कुल नहीं सोचना है। अब जो 13 सितंबर को एग्जाम है ना, उसी को फाइनल डेट मानकर वो पढ़ाई करें, क्योंकि थोड़े दिनों बाद ही ना, भी जैसे एग्जाम डेट क्लियर लीजिए, एग्जाम डेट पास आएगी ना, वैसे वैसे फिर जो नॉन सीरियस स्टूडेंट रहेंगे ना, वो वापस से फिर ट्विटर ट्रेंड चलाएंगे या कुछ करेंगे वो, और हाँ फिर वापस से यूट्यूब पे वीडियो आने लगेंगे इसके, तो वापस से वही माहौल बनने लगता है। तो फिर जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होने लगती है। तो जो सीरियस स्टूडेंट है उनको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, और रोज उन्हें कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है अच्छे से। और फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं ये कहूंगा कि जितने आप न्यूमेरिकल करो ना, जितने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे, उतना ही फायदा है तुम्हारे लिए, क्योंकि जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन से आते हैं मेनली। तो जितनी प्रैक्टिस तुम यहाँ कर लोगे ना, तो तुम्हें वहां पर काफी हेल्प मिलने वाली है फिर। और नीट एग्जाम ऐसा है ना, कट ऑफ काफी ज्यादा जाती है। तो अब बायोलॉजी में अगर 300+ मार्क्स स्कोर करने हैं, तो तुम्हें एनसीईआरटी बायोलॉजी तो अच्छे से पढ़नी होगी। उसका रिवीजन मैं अनअकैडमी पे भी करवा रहा हूँ, तो अगर किसी को रिवीजन करना हो, और कुछ मैं एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताता हूँ जो मैंने पढ़े थे अपनी तैयारी के टाइम ना, तो मैं इसमें कुछ बताता हूँ। तो अगर किसी को रिवीजन करना हो बायोलॉजी का, तो मैं अनअकैडमी पे करवा रहा हूँ। तो बायोलॉजी में 300+ मार्क्स होंगे, फिजिक्स में 130+ मार्क्स होंगे, केमिस्ट्री में 140+ मार्क्स होंगे ना, तभी हम कहीं जाके 575-80 का स्कोर कर पाएंगे और अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। चैप्टर का वेटेज नहीं देखना है कि कौन चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। सोचो कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, तो वो काफी नुकसानदायक चीज है। अगर आप उस चैप्टर को छोड़ दोगे, सिंपल चैप्टर को किसी को, और अगर उससे सिंपल क्वेश्चन आ गया ना, तो फिर आप तो और लोगों से काफी पीछे हो जाओगे। फिर फिजिक्स तो मैंने एनसीईआरटी एक एक बार पढ़ी थी ना, वन टाइम रिवाइज किया था, क्योंकि मैं तो कोचिंग में था ना। तो वहां पर जो वो नोट्स बनाते थे सर लोग ना, फिजिक्स के जो नोट्स बनाते थे वो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहते थे, तो हमको नोट्स रिवाइज करने होते थे मेनली। और उसके बाद जो मॉड्यूल में क्वेश्चन होते थे वो सोल्व करने होते थे। लेकिन बायोलॉजी के लिए मैंने कोचिंग मॉड्यूल्स को फॉलो नहीं किया था, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी बायोलॉजी के लिए। और लास्ट के 2 महीने में मैंने कम से कम 3 से 4 बार एनसीईआरटी रिवाइज की थी अच्छे से। और मैं फिर हर चैप्टर पढ़ने के बाद ना, मैं हर चैप्टर से कम 100 क्वेश्चन सोल्व किया करता था, 90 या 100 क्वेश्चन सोल्व किया करता था, एक फिक्स टाइम लिमिट के साथ, स्टॉप वॉच लगा के।